So we will start with a very quick revision of what we have seen in the last session. तो पिछले लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो we have seen two important theorem of perpendicular axis and theorem of parallel axis. तो पिछले लेक्चर में we have seen two important theorems, theorem of perpendicular and theorem of parallel axis. तो अगर आपको याद होगा तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में हमको करना क्या था, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट O. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एस आई ओ ये फाइंड करना है. नॉर्मली पता क्या होता है, पता होता है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास सी. आई सी हमको पता होता है, आई ओ फाइंड करना है. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस you have IO equal to IC plus MH square, where H is perpendicular distance between the two axes. So H क्या था? It was perpendicular distance between the two axes. तो सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है. अब we don't want to go into details of derivation. हमारे पास एक बॉडी है जो रोटेट हो रहा है about an axis passing through some point O. हमें फाइंड करना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी थ्रू पॉइंट O. हमको नॉर्मली पता होता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी थ्रू पॉइंट C व्हिच इज सेंटर ऑफ मास. तो IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर वेयर H इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. हमने इसके बाद देखा था व्हाट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो नंबर 1, परपेंडिकुलर एक्सिस इज नॉर्मली एप्लीकेबल टू अ प्लेन लैमिना. प्लेन लैमिना मतलब टू डायमेंशनल थिन सरफेस है. एक एक्सिस है जो विच इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट O, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये परपेंडिकुलर है किसको? लैमिना को. तो हमको फाइंड करना है वापस इस केस में IO, लेकिन ये जो है ये Z एक्सिस है तो आई विल कॉल दिस एज IZ. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कंडीशन ये है दैट यू हैव अ थिन लैमिना, प्लेन लैमिना, एंड यहाँ पे आपके पास इन टोटल 3 एक्सिस है. एक एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द लैमिना और 2 एक्सिस है इन द प्लेन ऑफ लैमिना. ये आ गया आपका y एक्सिस, ये था x एक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज Ix, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज Iy. Moment of inertia about x axis is Ix and about y axis is Iy. हमको फाइंड करना है what is Iz. तो Iz is Ix plus Iy, राइट. तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम थे. पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिसमें 2 एक्सिस पैरेलल है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जिसमें 3 एक्सिस परपेंडिकुलर है एंड कॉन्करेंट है. इन 3 एक्सिस में से 2 एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना है और एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लैमिना है. तो इसका हमने एप्लीकेशन देखा था. एप्लीकेशन नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग. तो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग. तो पहला केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमने देखा था थिन यूनिफॉर्म रिंग. और थिन यूनिफॉर्म रिंग का जो केस था इसमें टोटल 4 ओरिएंटेशन थे. नंबर 1, हमारे पास एक रिंग है which is rotating about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane. तो ये है IC, right? Whenever you have an axis passing through center of mass and perpendicular to plane, इसको बोलते हो its own axis. रिंग का खुद का एक्सिस, करेक्ट. और हमने ये ऑलरेडी डिराइव करके रखा था अगर याद होगा, IC इक्वल टू MR स्क्वायर. तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है. इस केस में हमको फाइंड करना है व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन था I बाय M. I है MR स्क्वायर अपॉन M. M कैंसल तो यू विल हैव R. तो K इक्वल टू R. तो और एक चीज याद रखना, हमेशा K by R ये रेशो फाइंड कर लेना. तो इफ यू हैव K by R इक्वल टू 1, इसका मतलब बॉडी है रिंग
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है mr², एक्सिस पास हो रहा है सेंटर से और परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। द नेक्स्ट केस था, केस नंबर 2 जो था वो था अगेन अ रिंग, सिर्फ इस बार द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज tangent perpendicular to the plane. Good. So this time you have a ring, but it is rotating about an axis passing through tangent in its plane है कि perpendicular है, perpendicular to the plane. तो ये है C सेंटर ऑफ मास, ये है पॉइंट O। आपको फाइंड करना है व्हाट इज IO और आपको पता होना चाहिए व्हाट इज IC। और दोनों एक्सिस पैरेलल है क्या? यस। तो कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोनों एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? r, वेयर r इज रेडियस ऑफ द रिंग, तो h इक्वल टू r। तो थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस विच इज IC प्लस mh²। IC कितना है? mr²। अभी देखा हमने, इट इज mr² प्लस m, व्हाट इज h इज r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया आपको 2mr²। गुड। फिर यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ I0 बाय m विच इज अंडर रूट ऑफ 2mr² अपॉन m। mm कैंसल, तो k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r² विच इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू r। तो k बाय r का रेशियो मिल जाएगा आपको √2। गुड। इसके बाद जो तीसरा ओरिएंटेशन था, मतलब तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इफ यू रिमेंबर केस नंबर 3 हमने फाइंड किया था व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो अबाउट इट्स डायमीटर के लिए यू हैव 3 एक्सिस, ये पहला z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। सिर्फ मैं x एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा तो यू विल सी दिस बिकम्स डायामीटर। तो x एक्सिस है डायामीटर, सिमिलरली y एक्सिस भी है डायामीटर। तो बॉडी कैन रोटेट अबाउट z एक्सिस, ये आ गया IZ, लेकिन ये z पास होता है सेंटर ऑफ मास से, तो दिस इज इक्वल टू IC। ये सेम बॉडी ये रोटेट हो सकता है अबाउट x एक्सिस, उसको मैं बोलूंगा IX, लेकिन ये x एक्सिस डायमीटर भी है तो ID। ये सेम बॉडी रोटेट हो सकता है अबाउट y एक्सिस, तो IY, लेकिन ये y एक्सिस भी क्या है? डायमीटर, तो IY इक्वल टू ID। हमको पता क्या है? हमको पता है व्हाट इज IZ, मतलब विच इज IC विच इज इक्वल टू mr²। हमको और क्या पता है? हमको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों डायमीटर है, इसके लिए IX इक्वल टू IY इक्वल टू ID। और फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था ID। थ्योरम कौन सा अप्लाई किया था? परपेंडिकुलर एक्सिस, तो IZ इक्वल टू IX प्लस IY। IZ मतलब IC, IX मतलब ID एंड IY मतलब ID। तो IC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ID, तो ID इज इक्वल टू IC बाय 2। तो ये आ गया था हमारा mr² बाय 2। गुड। फिर हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमने फाइंड किया था, वापस सेम फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास का स्क्वायर रूट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आया mr² बाय 2 और m और m कैंसल, तो k आपको मिल जाएगा r अपॉन √2, मतलब k बाय r का रेशियो आपको मिलेगा 1 अपॉन √2। तो 3 केसेस हो गए। चौथा केस था अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट इन इट्स प्लेन, मतलब इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टेंजेंट, लेकिन टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। जो सेकंड केस था वो भी टेंजेंट था, लेकिन वो था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो दोनों डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर।
This is moment of inertia about diameter. This is moment of inertia about point O. तो what is known, पता क्या है, ID. कितना है ID? अभी अभी फाइंड किया. कितना है ID? है ना, mr स्क्वायर बाय 2. mr स्क्वायर बाय 2. फाइंड क्या करना है? IO. थ्योरम कौन सा लगेगा? पैरेलल एक्सिस, क्योंकि ये दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल टू ईच अदर. तो दैट इज व्हाई यू विल से ID प्लस mh स्क्वायर. ID तो आ गया mr स्क्वायर बाय 2 प्लस h मतलब डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है दोनों एक्सिस में? h इक्वल टू r. तो mr स्क्वायर. तो दिस इज 3/2 mr स्क्वायर. ये मिल गया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन व्हिच इज हाउ मच? 3/2 mr स्क्वायर. राइट. फिर अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो वापस से वही अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया 3mr स्क्वायर बाय 2 और नीचे आ गया m और m कैंसल. तो आपको मिल जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 3/2r. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k/r इक्वल टू रूट ऑफ 3/2. तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में किया था. तो इम्पॉर्टेंट इज कि आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पता होना चाहिए. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहाँ अप्लाई करोगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहाँ अप्लाई करोगे, ये दो चीजें पता है तो आप अलग अलग बॉडी का थ्रू डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि पहले केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है, दूसरे केस में अलग है, तीसरे केस में और अलग है, चौथे केस में और अलग है. तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज moment of inertia of any symmetrical body through different axes of rotation. So going ahead now, तो कल लास्ट सेशन में हमने इतना कवर किया था. अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. अब हम लेंगे दूसरे टाइप का बॉडी. दूसरे टाइप का बॉडी है थिन यूनिफॉर्म डिस्क. तो सेकेंड बॉडी इज यूनिफॉर्म डिस्क. यूनिफॉर्म डिस्क और वही चार केसेस, सेम 4 केसेस. पहला केस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its plane. मतलब थ्रू इट्स ओन एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. इस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग ओन एक्सिस ऑफ द बॉडी. तो इस केस में ऐसा है, हमारे पास एक डिस्क है. ओके, तो लेट मी शो अ डिस्क फर्स्ट. तो हमारे पास एक डिस्क है, वी हैव अ डिस्क, और ये जो डिस्क है इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. कहां से पास हो रहा है? थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. मतलब इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास ये आ गया C, सेंटर ऑफ मास. गुड. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिनोट करते हैं IC से. ये हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा था इंटीग्रेशन से. याद होगा हमने इस डिस्क को रिंग्स में अज्यूम किया था, तो हमको ऑलरेडी पता है. तो व्हाट इज नोन, हमको पता क्या है? हमको पता है व्हाट इज IC mr स्क्वायर बाय 2, where r is the radius of this disk. गुड. हमको अब फाइंड क्या करना है इस केस में? रेडियस ऑफ गायरेशन. क्यों? क्योंकि ये पता ही है mr स्क्वायर बाय 2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. तो क्या पता नहीं है? रेडियस ऑफ गायरेशन. तो रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है k. आपको ऑलरेडी पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I बाय m. I कितना? mr स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे आ गया m और m हो गया कैंसल. तो k इक्वल टू r अपॉन रूट 2. तो ये आ गया आपके पास केस ऑफ डिस्क रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन.
तो कंफ्यूजन मत रखना, यहाँ पे भी कहीं पे आपके पास आया था r/√2। तो अब समझ लो, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2 आया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आया, तो दो केसेस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है रिंग का रोटेटिंग अबाउट डायमीटर, एक केस हो सकता है डिस्क का रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, राइट। तो r/√2 ये दो केसेस में मिल सकता है आपको, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। गुड, देन ये आ गया आपके पास। ओके, तो दिस, जस्ट अ मिनट, गिव मी मिनट, एक मिनट, फाइन, ऑल गुड, गुड। तो k इक्वल टू r/√2 मतलब दो केसेस, कौन से दो केसेस? रिंग का रोटेटिंग अबाउट डायमीटर या फिर डिस्क का रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। गुड, देन अगला केस है, नेक्स्ट केस इज, क्या था नेक्स्ट केस? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट perpendicular to the plane, मतलब इस केस में यू हैव अ डिस्क, आपके पास डिस्क है, यू ऑलरेडी नो, आपको पता क्या है? आपको पता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। फाइंड क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन की परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब IC पता है, IO फाइंड करना है। दिस इज IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट C। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले व्हाट डू यू नो इज IC विच इज mr²/2। आपको फाइंड करना है IO और रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम कौन सा अप्लाई करोगे। दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल। तो थ्योरम कौन सा अप्लाई होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो थ्योरम अप्लाई करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और आपको ये ऑलरेडी पता है IO इक्वल टू IC प्लस MH²। तो IO इक्वल टू IC कितना है? mr²/2 प्लस MH²। H कितना है? R। क्यों R? क्योंकि इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट रेडियस। तो H इक्वल टू R। तो mr²/2 प्लस mr² कितना आ गया? 3/2 mr²। करेक्ट। तो 3/2 mr²। और एक जगह पे देखा था रिंग, बट इन दिस केस द रिंग इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। यहाँ पे डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो केस टू केस ध्यान रखना, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल सकता है, लेकिन वो केस था रिंग का, ये केस है डिस्क का। वहां पे बॉडी रोटेट हो रहा था अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इट्स प्लेन। यहाँ पे बॉडी रोटेट हो रहा है अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। गुड, देन इसके बाद क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड करते हो? √of I/m। I कितना है इस केस में? 3/2 mr² और अपॉन m कैंसल। तो k कितना मिलेगा आपको? √of 3/2 r। मतलब k/r इसका रेशो कितना आया? √of 3/2। ये जो हम रेशो फाइंड कर रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट सेशन में समझ में आ जाएगा कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। हम एक ही लेक्चर में जेईई नीट और सीईटी के 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन 1 और 2 टेबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये याद रखना कि बहुत काम की चीज है ये। देन तीसरा ओरिएंटेशन क्या था?
अबाउट डायमीटर, राइट। पहला था अबाउट सेंटर ऑफ मास, दूसरा था अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तीसरा था अबाउट डायमीटर, चौथा था अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो ये हमारा तीसरा केस है अबाउट डायमीटर। तो इस केस में भी हमारे पास एक डिस्क है और हमको पता क्या है, हमको पता है व्हाट इज IC। तो यू हैव एन एक्सिस which is passing through center of mass and is perpendicular to the plane of the disk, right। ये C है, ये Z एक्सिस है, इसको मैं लिख सकता हूँ IZ इक्वल टू IC। तो हमको पता क्या है, हमको पता है what is IZ और what is IC which is mr square by 2। हमें फाइंड क्या करना है, ID। तो x एक्सिस और y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस, इमेजिन ये आ गया y एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ये आ गया y एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, राइट। तो फाइंड करना है आपको, you are supposed to find out what is ID, moment of inertia about diameter। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तीन एक्सिस है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और प्लेन लैमिना है। उसके बाद दो एक्सिस लैमिना के प्लेन में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दे आर इन द प्लेन ऑफ द लैमिना। एक एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है और तीनों एक्सिस कॉन्करेंट है। तो वी कैन अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इस केस में आप अप्लाई करोगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और ऑफ कोर्स फाइंड में आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना ही होता है हर बार, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज के। तो थ्योरम अप्लाई करोगे परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। और आपको पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मतलब IZ इक्वल टू IX प्लस IY, लेकिन IZ है IC और ये था ID प्लस ID, मतलब IC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ID, मतलब ID इज IC बाय 2। तो IC बाय 2, तो ID इक्वल टू IC बाई 2 विच इज MR स्क्वायर बाई 2 और बाई 2, क्योंकि वो ऑलरेडी MR स्क्वायर बाई 2 था और नीचे और एक 2 है तो बाय 4 हो जाएगा। तो यू विल हैव MR स्क्वायर बाई 4। रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा अंडर रूट ऑफ I बाय M विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MR स्क्वायर बाई 4 और M कैंसल एंड कैंसल। तो k इक्वल टू R बाय 2, मतलब k बाय R इक्वल टू 1 बाय 2। गुड। और अभी रह गया लास्ट केस। डिस्क का लास्ट केस इज अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो डिस्क का जो लास्ट केस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, about tangent in its plane। तो इस केस में वापस से आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने अबाउट डायमीटर फाइंड कर लिया। तो ये डिस्क है, हमको फाइंड करना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, मतलब इसके अबाउट। हमको ऑलरेडी पता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो ये ID है जो पता है, ये IO है जो फाइंड करना है। दोनों एक्सिस है पैरेलल टू ईच अदर और दोनों पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस है h इक्वल टू R। दोनों पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस है h इक्वल टू R।
दोनों एक्सिस पैरेलल है एंड दोनों में डिस्टेंस है h इक्वल टू r। गुड। तो हमको पता क्या है, नॉन क्वांटिटी id है और id कितना है अभी फाइंड किया, कितना है mr² by 4 दिस इज नोन। और फाइंड क्या करना है io, तो फाइंड क्या करना है हमको io और रेडियस ऑफ गायरेशन। थ्योरम कौन सा अप्लाई करोगे, पैरेलल एक्सिस, तो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। तो ये हमको पता है इट इज IO इक्वल टू ID, क्योंकि ये ID पैरेलल था IC नहीं, प्लस MH², ID है MR² by 4 प्लस MR², ये आ गया 5/4 MR², ये मिल गया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ गायरेशन which is under root of I by m, which is under root of 5mr² by 4m, cancel and cancel, करेक्ट। तो k मिल गया आपको अंडर रूट ऑफ 5/4, इसको 5/2 भी लिख सकते हो, रूट ऑफ 5/2, लेकिन मैं इसको ऐसा ही रखूंगा, राइट, r। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k/r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/4। ये हो गया डिस्क का केस खत्म। तो डिस्क के केस में टोटल 4 ओरिएंटेशन, 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किए। अब अगला इंपॉर्टेंट शेप दैट यू विल नीड, जो रोटेट नॉर्मली रियल लाइफ में आप देखोगे बहुत जगह पे यूज होता है, केस ऑफ अ रॉड। तो हमारे पास जो अगले टाइप का बॉडी है वो है रॉड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तीसरा टाइप का बॉडी है विच इज रॉड, राइट। तो थिन यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड, गुड। इसमें भी 2 केसेस आएंगे। पहला केस होगा हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है, तो इसका टोटल लेंथ इज L, तो लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, लेंथ मतलब वन एंड टू अनदर एंड का डिस्टेंस, दिस इज L। और इस केस में रोटेशनल एक्सिस ये पास हो रहा है थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। मतलब ऐसा एक रॉड आ गया और इसको रोटेट कर रहा हूं अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, राइट। तो ये जो केस है इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव नहीं करना है, डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो इसको डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप इसको डिराइव करो, सिर्फ पता होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एंड क्या है परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर, टू इट्स लेंथ, रॉड के लेंथ को परपेंडिकुलर है, राइट, गुड। तो मान लेते हैं ये C है विच इज सेंटर। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज IC। तो IC पता होना ही चाहिए। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, इसको डिराइव नहीं करना, इट इज ML² by 12। तो इस केस में हमको डायरेक्टली पता होना चाहिए इट इज ML² by 12। इसको डिराइव करना आपके सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्टली ही याद रख लो इसको। रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है विच इज अंडर रूट ऑफ I by m, विच इज अंडर रूट ऑफ I मतलब ML² by 12 और n कैंसल एंड कैंसल। तो k इक्वल टू L, स्क्वायर का रूट इज L, रूट ऑफ 12, लेकिन 12 होता है 4 into 3, 4 into 3 मतलब L upon 2 root 3, राइट।
पूरी हंसी निकाल दूंगा मैं। जो गड़बड़ कर रहे हो, आई डिड नॉट वांट दिस टू गो इनटू रिकॉर्डिंग बट बिकॉज ऑफ यू इट वेंट। गड़बड़ किया तो पूरी गड़बड़ निकाल दूंगा मैं। गुड। तो इट इज L अपॉन 2√3। गुड। देन अगला केस जो है, नेक्स्ट केस इज द सेम थिंग, सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पास होगा थ्रू वन एंड। नाउ दिस टाइम रॉड ये रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो ये केस नंबर 2। So in case number 2 you have rod rotating about, तो moment of inertia find करना है about an axis passing through one end and perpendicular to its length राइट। तो कैसा केस होगा? सिमिलर है, सिर्फ एक्सिस थोड़ा सा शिफ्टेड है। तो लेट मी शिफ्ट द एक्सिस। फाइन। तो हमारे पास ऐसा ही केस है, सेम केस, सिर्फ इन दिस केस एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन एंड। कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। तो जो डिस्टेंस है, दो पैरेलल एक्सिस का जो डिस्टेंस है, दिस इज h इक्वल टू L/2। गुड। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं O पॉइंट। तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है IO। तो यू आर सपोज टू फाइंड IO एंड ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ गायरेशन भी फाइंड करना है। नोन क्या है? What is known? Known is IC, which is ml square by 12, and also what is H? H is L/2. Good. थ्योरम कौन सा अप्लाई करोगे? पैरेलल एक्सिस। थ्योरम is parallel axis. Then you have IO equal to IC plus mH square। तो यह आ गया आपके पास IO इक्वल टू IC है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mH स्क्वायर। H कितना है? L/2 का स्क्वायर। तो इट इज L/2 स्क्वायर। मतलब ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4। तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3। तो 3ml स्क्वायर बाय 12 डिनोमिनेटर हो गया सेम। तो न्यूमरेटर का होगा एडिशन ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर। तो 4ml स्क्वायर बाय 12, मतलब यह आ गया ml स्क्वायर बाय 3, 1 एंड 3 राइट। ये मिल गया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गुड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया ml स्क्वायर बाय 3 about an axis passing through one end and perpendicular to its length. So it is ml square by 3। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड करोगे? अंडर रूट ऑफ I बाय m। तो अंडर रूट ऑफ I मतलब ml स्क्वायर बाय 3 और m कैंसल एंड कैंसल। तो फाइनली k मिल जाएगा L अपॉन रूट ऑफ 3। अबाउट सेंटर था तो वो था L अपॉन 2√3। अबाउट वन एंड है तो वो है L अपॉन √3। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू फाइंड आउट व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज। अब इतने सारे टाइप के बॉडीज है, हम हर एक के लिए तो कर नहीं सकते। तो अगर हम हर एक के लिए कर नहीं सकते
तो जितना हमको सिलेबस में दिया है उतने हमने डिराइव कर लिए, बाकी हम सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ टेबल देख लेंगे कि कौन से बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, कैसे आता है। इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। सिर्फ क्या आता है दैट इज इम्पोर्टेंट, और उस पर भी क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, तो डोंट वरी, सिर्फ पता होना चाहिए। तो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट वी नो सो फार। तो अब तक हमने जो देखा है, अब तक हमने देखा है पहला ऑब्जेक्ट विच इज थिन रिंग। तो आपके पास था थिन रिंग। थिन रिंग और हॉलो सिलेंडर, ये दोनों सेम, इन दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्यों? इमेजिन हमारे पास एक रिंग है और वो रिंग हो रहा है रोटेट। एक रिंग है और वो रिंग रोटेट हो रहा है, राइट। और एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मतलब उसके अंदर कुछ नहीं, हॉलो। तो हॉलो सिलेंडर जब रोटेट होगा, हॉलो सिलेंडर जब रोटेट होगा तो इट लुक्स लाइक अ रिंग। रिंग जैसा दिखता है ना, क्रॉस सेक्शन इसका जैसा दिखता है, रिंग जैसा। तो हॉलो सिलेंडर और रिंग दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। तो अगर आप देखोगे अच्छे से, इफ यू लुक प्रॉपरली हियर, यू विल सी यहाँ पे बोला है थिन रिंग और हॉलो सिलेंडर। एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर से। और सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? mr²। तो mr² ये तो पता ही है हमको, राइट। देन यू हैव अ थिन रिंग, वापस से सेम, बट दिस टाइम एक्सिस इज पासिंग थ्रू डायमीटर। क्या था? mr²/2। तो ये है mr²/2। गुड। ये सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए कि पता है आपको, यस पता है। देन इन केस अगर हमारे पास जो रिंग है वो थिन नहीं है, थिन नहीं है मतलब ऐसा हो सकता है, होता है, आपके पास एक रिंग है और उसका कुछ थिकनेस है, राइट। तो यहाँ पे भी मटेरियल है मतलब, तो यू हैव अ थिक रिंग, राइट। इसको थिक बोलने की जगह पे इसको बोलते हैं एन्युलर, एन्युलर रिंग, राइट। तो इट इज नॉट रियली थिन। तो इसका है, समझ लेना आप, दिस इज एन्युलर रिंग, वहां पे डायग्राम ड्रॉ किया है ऑलरेडी। तो दिस इज कॉल्ड एज एन्युलर रिंग और थिक वॉल्ड हॉलो सिलेंडर। अगर ऐसा एक रिंग है जो थिक वॉल्ड है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो इस केस में ये जो आउटर आउटर रेडियस जो है बाहर का, इट इज r2 और इनर रेडियस इज r1। तो जो बाहर का आउटर रेडियस इज r2 एंड इनर रेडियस इज r1। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/2 m r2² प्लस r1²। तो सिर्फ इतना याद रखना, 1/2 इंटू मास r2² प्लस r1²। किसके लिए? एन्युलर रिंग। एन्युलर रिंग मतलब थिक वॉल्ड हॉलो सिलेंडर। गुड। देन अगर हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क इज लाइक सॉलिड सिलेंडर। तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड सिलेंडर? फॉर एग्जांपल, वो ये भी क्यों लेना है, क्रिकेट देखते ही होंगे, फिर वो बारिश हुई तो पिच के ऊपर एक रोलर घुमाते हैं, या फिर जब रोड बनता है उसके ऊपर भी एक रोलर घुमाते हैं, तो दैट इज सॉलिड सिलेंडर, राइट। क्योंकि वो हॉलो नहीं है ना, अंदर भी मटेरियल होता है, तो दैट इज सॉलिड सिलेंडर। तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दोनों का केस है सेम। इफ द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? mr²/2, mr²/2, राइट। सेम केस आएगा सॉलिड सिलेंडर के लिए, मतलब रोलर के लिए, mr²/2। तो अगली बार जब क्रिकेट देखो या फिर रोड को बनते हुए देखो, दिमाग में आना चाहिए mr²/2। गुड। और m तो पता होगा ही, उसका टन्स में होता है मास, राइट, 2-3 टन। और r कम से कम 4-5 फीट तो होता ही है, राइट। तो फाइंड कर लेना। गुड। देन
नेक्स्ट केस हमारे पास था, इफ यू रिमेम्बर, डिस्क का, लेकिन दिस टाइम डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट डायमीटर, और क्या आया था हमारा mr²/4, तो इसको हम वापस से करने नहीं वाले। देन नेक्स्ट इज थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर। आपके पास एक स्फीयर है लेकिन वो हॉलो है, एग्जाम्पल प्लास्टिक का बॉल ना, प्लास्टिक का बॉल होता है थिन वॉल्ड और अंदर से होता है हॉलो। इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक चीज याद रखना, अच्छे से समझ लो, डिस्क का केस या रिंग का केस ये ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा, रिंग के केस में या फिर डिस्क के केस में 4 एक्सिस थे, आपके पास टोटल 4 एक्सिस थे। एक था एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक था एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक था एक्सिस अबाउट द डायमीटर, एक था एक्सिस अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। राइट, ये 4 केसेस थे। हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर मतलब प्लास्टिक बॉल या फिर वो लेदर का बॉल, हाँ रबर बॉल जिसके अंदर भी मटेरियल होता है, उसमें 2 ही केसेस है। क्यों? क्योंकि एक चीज पता होनी चाहिए, इस पे एक स्टोरी भी है, नॉट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, किसी ने किसी को पूछा अर्थ का सेंटर कहाँ पे है, उसने बोला एक लंबा सा स्टिक ले लो और सीधा अंदर डाल दो, तो वो जिस पॉइंट से पास होगा वो होगा सेंटर, है ना। आप कहाँ से भी ऐसा करोगे तो ये पास होता है सेंटर से, यहां से करोगे तो पास होता है सेंटर से, यहां से करोगे तो पास होता है सेंटर से, यहां से भी करोगे तो पास होगा सेंटर से, पास होगा सेंटर से। कीप टेकिंग इट। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? द आइडिया हियर इज, इस केस में जो आईसी है वही आईडी है, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, क्योंकि जो लाइन सेंटर से पास होगी वो डायमीटर होगी कंपलसरी। तो यहाँ पे 2 की जगह पे 1 केस, राइट। दोनों स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, हॉलो की भी सॉलिड की भी। एंड टेंजेंट का भी एक ही केस है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल हो तो 2 टेंजेंट हो सकते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है इन इट्स प्लेन। यहाँ पे टेंजेंट तो टेंजेंट है, कहीं से भी पास कर दो, इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो 2 ही केसेस है इसमें, ओनली 2 केसेस, तो ज्यादा सिंपल है। और उसमें से भी एक ही केस यहाँ मेंशन किया, दूसरा हम न्यूमेरिकल्स के टाइम फाइंड कर लेंगे। तो अगर आपके पास थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर है, मतलब प्लास्टिक के बॉल जैसा कुछ है, और अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट समझ लेना ये डायामीटर से भी, मतलब इट इज आल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, ये बाय डिफॉल्ट है। अब तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/3 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 mr²। गुड। अगर सॉलिड बॉल हुआ तो 2/5 mr²। देन अगले टाइप का बॉडी इज यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्फेरिकल शेल मतलब वापस से होता है हॉलो स्फीयर, हॉलो ही है लेकिन थिकनेस जो है वो अब देयर इज गुड अमाउंट ऑफ थिकनेस। हॉलो स्फीयर जब आपने बोला था ऊपर, क्या बोला था? थिन वॉल्ड। तो थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर मतलब प्लास्टिक का बॉल जैसा, अंदर इज देयर इज नथिंग इनसाइड। और यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्फेरिकल शेल ये भी सेम केस है, सिर्फ ये थिक वॉल्ड है। तो थिक वॉल्ड है तो इसलिए वॉल का दिखाया है, थिक दिखाया है। जब जब थिकनेस होगा तो 2 रेडियस होंगे, एक होगा आउटर रेडियस, एक होगा इनर रेडियस। आउटर रेडियस इज r2, इनर रेडियस इज r1।
तो R2 एंड R1। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5m R2 रेज टू 5 माइनस R1 रेज टू 5, ये 5 है ऊपर, तो R2 रेज टू 5 माइनस R1 रेज टू 5 अपॉन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। 2/5 इंटू m R2 रेज टू 5 माइनस R1 रेज टू 5 अपॉन R2 रेज टू 3 माइनस R1 रेज टू 3। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, यू कैनॉट डू एनीथिंग। दिस केस you are supposed to remember 2/5 mass R2 raised to 5 minus R1 raised to 5 upon R2 cube minus R1 cube। अब अगला केस है रॉड का, और रॉड का हमने ऑलरेडी देखा, दोनों केसेस देखे, राइट। पहला है यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट सेम है। एक्सियल रोटेशन कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? ml²/12, राइट। फिर वही रॉड है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से पास हो रहा है? अबाउट वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो इसका क्या आया था? ml²/3। ये l की जगह पे यहाँ पे गलती से हो गया है r, तो ml²/3, ml²/3 नॉट r, ml²/3। गुड। देन इसके बाकी के केसेस हमारे लिए इररिलेवेंट है, तो हम उसको स्किप करेंगे। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, हमने रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड किया, राइट। और रेडियस ऑफ गायरेशन हमने फाइंड जब किया, तो अगर आपको याद होगा तो क्या किया था? अंडर रूट ऑफ I/m। वेरी गुड। अगर आपको वो फाइंड नहीं करना तो डायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट कैसे होता है देख लो एक बार। तो सबसे पहले डू यू रिमेंबर रिंग के केस में, इफ यू रिमेंबर रिंग एंड देन डिस्क, मैं दो ही केसेस लूंगा। अगर आपको याद होगा तो इसके 4 पॉसिबिलिटी थी। अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वेरी गुड, राइट। इस केस में अगर आपको याद होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन आया था k=r, या फिर आप बोल सकते हो k/r=1। गुड। अब हम एक शॉर्टकट मेथड निकालने वाले हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज k। डिस्क के केस में इफ यू रिमेंबर k was equal to r/√2, तो k/r was 1/√2, k/r was 1/√2, करेक्ट। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे था ये mr², और इस केस में था mr²/2, करेक्ट। गुड। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये 2 को मैं mr²/2 को ऐसा लिख सकता हूं 1/2 mr², और यहाँ पे लिख सकता हूं 1, करेक्ट, राइट। तो 1/√2 और ये 1, मतलब यहाँ पे क्या आया? 1/√2 का स्क्वायर। मतलब तुमको ये समझना चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है ये होती है k²/r²। तो जो mr² के साथ नंबर आपने मल्टीप्लाई करके रखा है वो नंबर क्या है? k²/r²। अगला केस, चारों केसेस में k की वैल्यू डायरेक्टली भी मिल सकती थी। कैसे? अगला केस याद है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, tangent perpendicular to the plane। if you remember, do you remember रिंग का केस? क्या था रिंग का केस? बार बार मुझे याद दिलाना पड़ेगा।
जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हम यही करते रहेंगे, रिमेंबर दिस। गुड। के बाय आर इज √2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, 2mr²। तो इफ यू रिमेंबर, इफ यू डू नॉट रिमेंबर नो प्रॉब्लम, पर याद होना चाहिए यहाँ पे के बाय आर कितना आया, √2। पर एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2mr²। मैंने बताया ये क्या था, k²/r²। 2 आ गया तो k बाय आर कितना आ गया, √2। तो व्हाट इज k बाय आर इज इक्वल टू √2। डू यू रिमेंबर दिस का केस, 3/2। तो k बाय आर इज √3/2। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा इस केस का, तो वो था 3/2 mr²। मतलब ये क्या आ गया, k²/। हाँ, अब इतना सब मैंने क्यों बताया, इतना सब मैंने इसके लिए बताया कि अगर आपको गलती से अगर आपको एग्जाम में आ गया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनुलर रिंग और थिक वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, k²/r²। तो k बाय आर क्या आएगा, 1/√2। वेरी गुड। देन अगर ये तो पता ही, ये तो कर लिया। अगला केस, इफ दे आस्क यू, अगर पूछ लिया किसका, ये कौन सा केस था, हॉलो सिलेंडर, सॉरी हॉलो स्फीयर। आपको पूछा व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, तो ये क्या है, k²/r²। तो k बाय आर कितना आएगा, √2/3। और सॉलिड के लिए क्या आएगा, √2/5। वेरी गुड। तो k बाय आर विल बी इक्वल टू √2/5। देन अगर आपके पास यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्फेरिकल शेल है, तो उस केस में भी k बाय आर क्या आएगा, √2/5। गुड 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 गुड। यहाँ पे ये कौन सा केस था, रॉड का केस था, तो क्या आएगा, डू यू रिमेम्बर, हाँ, 1/√12 विच इज 2√3। यहाँ पे क्या आएगा, 1/√3। तो हमारा बहुत सारा काम यहीं पे हो गया। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन खुद को करते रहने पड़ेंगे, तब जाके यू कैन एक्चुअली लर्न अंडरस्टैंड फिजिक्स। क्लियर है यहाँ तक, गुड। तो अब अगला टॉपिक क्या है, अब अगला टॉपिक, ओके, तो अब अच्छे से समझ लो। अगले टॉपिक का आज इंट्रोडक्शन हम करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। Newton's first law of motion tells you if any body is at rest, it will remain at rest unless an external unbalanced force is applied onto it. मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता, तब तक बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। देन अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग गया तो बॉडी का स्टेट चेंज होगा। स्टेट ऑफ मोशन चेंज होना मतलब उसका वेलोसिटी चेंज होना, और अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो आप बोलते हो F इक्वल टू ma। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली होता है फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर आप बोलते हो लेकिन मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट बाहर dv/dt, लेकिन dv/dt होता है एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू ma। गुड। तो याद रखना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको बताता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब ये कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो फोर्स होना ही चाहिए, राइट। रिमेंबर
a physical quantity which changes the state of motion, कौन सा motion, linear motion, is called as force. Similarly, similar concept rotational motion में भी है. rotational motion में for example इस रूम को एक डोर है और डोर का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो है हिंजेस पे, हिंजेस मतलब बिजागरे, राइट. अब ऐसा है, ये डोर रोटेट नहीं होगा. कब तक नहीं होगा? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं, टॉर्क, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क नहीं लगाते. स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स और रोटेशनल के लिए चाहिए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क. अब टॉर्क भी दो टाइप के हैं, तो हम दोनों टाइप के टॉर्क पहले देखेंगे, फिर उसके बाद कंपेयर कर लेंगे F इक्वल टू ma को टॉर्क के साथ. अब दो टाइप के टॉर्क कौन कौन से सीखे आपने इन केस ऑफ डोर. अब अगर मुझे ये डोर, लाइव एग्जांपल ना, मुझे डोर को क्लोज करना है तो मैंने सिंगल फोर्स लगाया, सिर्फ मैंने ही लगाया ना कि बाहर से भी किसी और ने लगाया था, सिंगल फोर्स. तो रोटेशनल मोशन एक सिंगल फोर्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, ये हो गया फोर्स. और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन. ये जो डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन, जिस डायरेक्शन के अबाउट आपने फोर्स लगाया, राइट, तो ये फोर्स था. एंड जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया उस पॉइंट का एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म. द मिनिमम डिस्टेंस इसका इसका ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है जहां पे फोर्स लगाया उसको बोलते हो पॉइंट ऑफ एक्शन. द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म. तो अगर आपको याद होगा, टॉर्क आप डिफाइन करते हो R into F. In reality, torque is a vector which is R bar cross F bar. Good, right. यहाँ पे सिंगल फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया? रोटेशन. और जब जब रोटेशन होगा उसको बोलोगे मोमेंट ऑफ. मैंने पहले ही बताया था, रोटेशन आना मतलब बोलना मोमेंट ऑफ. जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया, रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ पे एक फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस किया तो इस फोर्स को बोलते हैं, मतलब हम एक्चुअली फोर्स को नहीं टॉर्क को बोलते हैं, इस क्वांटिटी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ. मोमेंट ऑफ किसका? मोमेंट ऑफ फोर्स. क्योंकि इस फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया? रोटेशन. तो मोमेंट ऑफ फोर्स सिंगल फोर्स था. बहुत बार many times you will see, हमारे पास एक बॉडी है, हमने अगर इस पे फोर्स लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया यहाँ पे, दूसरा फोर्स लगा दिया यहाँ पे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? both the forces are acting at the same point, nothing will happen. okay, cancellation. but अगर ऐसा कर दिया, एक फोर्स एक एंड पे, दूसरा फोर्स, yes, तो यहाँ पे बॉडी विल स्टार्ट रोटेटिंग. तो रिमेंबर दिस बॉडी विल रोटेट. अभी इसका रोटेशन प्रोड्यूस मैं कर नहीं पा रहा हूं, हो गया. तो बॉडी विल स्टार्ट रोटेटिंग. गुड. देन यहाँ पे दो फोर्सेस थे जिसने क्या किया? रोटेशन किया. तो उस केस में आप बोलते हो मोमेंट ऑफ कपल, क्योंकि यहाँ पे कपल था. करेक्ट है? सही है, कपल होता है ना. जरूरी थोड़ी किसी ह्यूमंस को कपल बोलेंगे, फोर्सेस भी तो कपल हो ही सकते हैं. गुड. तो मोमेंट ऑफ कपल, इसको और मोमेंट ऑफ फोर्स को, दोनों को एक कॉमन नाम भी है जिसको बोलते हो टॉर्क. फिर चाहे वो मोमेंट ऑफ कपल हो चाहे वो मोमेंट ऑफ फोर्स हो, इट इज कॉल्ड एज टॉर्क. तो जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में फोर्स क्या करता है? स्टेट चेंज करता है. स्टेट चेंज करना मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज करना. वेलोसिटी चेंज करना मतलब क्या? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना. वही काम टॉर्क करता है रोटेशन में. तो टॉर्क क्या करेगा? स्टेट चेंज करेगा. किसका स्टेट चेंज करेगा? रोटेशनल मोशन का स्टेट चेंज करेगा. मतलब रोटेशनल वेलोसिटी को चेंज करेगा. मतलब ए की जगह पे आएगा अल्फा, फोर्स की जगह पे आएगा टॉर्क, एम की जगह पे आएगा आई.
मास इज इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन, आई इज इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो हमारा टास्क ये है कि ये इक्वेशन आया कहां से, इसको डिराइव करना है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, और उसका डेरिवेशन हम इन डिटेल देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।